हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट नंबर 2। थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूँ आपको पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 1 में हमने जाना था कि जो भी सॉल्ट्स होते हैं ऑब्वियसली इनके दो पार्ट होते हैं। एक उनका कैटायनिक पार्ट होता है, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, और एक उनका होता है एनायनिक पार्ट, दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्ट। ये जो एनायनिक पार्ट होते हैं, ये जो एनायंस होते हैं, इनको हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स, और जो कैटायन होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स। हमने जो एसिडिक रेडिकल्स थे, जो एनायंस थे, इनको फर्दर क्लासीफाई किया था दो क्लासेस में। वन वाज द क्लास ए एंड सेकंड वाज द क्लास बी। क्लास ए में वो एनायंस हमने लिए थे जो गैसियस प्रोडक्ट्स यानी वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे ऑन रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन करने में जो एनाइंस गैसियस प्रोडक्ट्स यानी वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे उनको हमने कैटेगरी ए में डाला था, और जो नॉन वॉलेटाइल यानी नॉन गैसियस प्रोडक्ट्स सच एज प्रेसिपिटेट या कोई पर्टिकुलर कलर, उस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो नॉन गैसियस प्रोडक्ट जिसमें मिल रहे थे उन एनायंस को हमने कैटेगरी बी में डिवाइड कर दिया था। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी सिलेबस के अंदर कौन कौन से एनायन हमारे सिलेबस में है। तो अगर आप फोकस करें, ये IIT JEE की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस लिया गया है। तो अगर आप नोटिस करें तो इसके अंदर होता है नाइट्रेट, उसके अलावा होता है हैलाइड्स। अब नाइट्रेट आप सभी को पता है क्या होता है, NO3 नेगेटिव। हैलाइड्स में क्या होता है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। इसमें क्लियरली मेंशन है एक्सक्लूडिंग फ्लोराइड, तो जो उन्होंने एक्सक्लूड कर रखा है उसको क्लियरली आप स्किप कर सकते हैं। तो फ्लोराइड पे आप बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर हम सल्फेट की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और सल्फाइड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक प्रेसिपिटेट आप अच्छे से रट लीजिए, बहुत चांसेस है आ ही जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर एनायंस है इनका आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा JEE वालों ने कभी पूछा ही नहीं। इसके अलावा कभी कभी उन्होंने कार्बोनेट आयन भी पूछ लिया है, या कभी कभी उन्होंने बाई कार्बोनेट आयन भी पूछा है। तो पॉइंट इज़ दैट इसके अलावा भी चीज़ें आ सकती हैं, पर इन पे आपका फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आइए अब एनालाइज करते हैं क्लास ए जो है उसके एनायंस को हम एनालाइज करते हैं। अब क्लास ए में भी दो पार्ट थे। क्लास ए में कुछ एनायंस ऐसे थे जिनमें हम डाइल्यूट एसिड यानी डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, उससे हमारे गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे, और कुछ ऐसे थे जिनमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालेंगे तभी गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले हम डाइल्यूट वाले जो हैं उनको एनालाइज करते हैं। तो देखिए, डाइल्यूट एसिड के केस में टोटल हमारे पास 8 एनायंस हैं, ठीक है। उन 8 एनायंस में जब हम डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो ऐसे केस में ये 5 पॉसिबल गैसेस निकल सकती हैं। या तो उसमें CO2 गैस निकलेगी, या उसमें SO2 गैस निकलेगी, या उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S निकलेगी, या NO2 गैस निकलेगी, या उसमें CH3COH के वेपर्स निकलेंगे। तो सबसे पहले इन गैस की प्रॉपर्टीज़ अपन जान लेते हैं कि इन गैस का कलर है, या इनका ऑर्डर है या नहीं है, या ये एफर्वेसेंस देती हैं क्या नहीं देती, या स्मेल किस तरह की आती है, इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि किस एनायन में से कौन सी गैस रिलीज होती है। तो आइए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करते हैं इनके कलर की। तो CO2 कलरलेस है, SO2 भी कलरलेस है, H2S भी कलरलेस है। NO2 जो है वही एकमात्र इसमें कलरफुल गैस है, जो ब्राउन कलर की गैस होती है। उसके अलावा ये भी कलरलेस होती है। तो सारे के सारे कलरलेस हैं एक्सेप्ट NO2। तो ये क्लियरली आपको याद रह जाएगा कि कलर आएगा तो यहाँ पे इस केस में NO2 जो गैस है वो रिलीज़ हो रही हो। उसके बाद इसके ऑर्डर की बात करते हैं। CO2 जो है ये ऑर्डरलेस है। SO2 की बात करें तो ये पंजेंट है, सफोकेटिंग इसका ऑर्डर होगा। उसके अलावा हम कई बार बुक्स में ये भी लिखा होता है, क्वेश्चंस में ये भी लिखा होता है कि स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, कि यहाँ पे बर्निंग सल्फर की स्मेल आने वाली है। H2S बहुत ही फेमस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। याद भी हो गया होगा कि इसकी स्मेल जो होती है, इट इज़ हैज़ अ स्मेल ऑफ रोटन एग्स, सड़े हुए अंडों की इसमें स्मेल होती है। NO2 की स्मेल की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती, क्योंकि जब कलर आपको दिखाई दे गया तो आपको सूंघने की रिक्वायरमेंट इसमें बिल्कुल नहीं रहेगी। उसके अलावा जो एसिटिक एसिड होता है उसमें विनेगर की स्मेल आती है, ठीक है। ये विनेगर इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ही एसिटिक एसिड होता है। आपने शायद सिरका ऑनियन जो है जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ किया जाता है उसका आपने स्मेल ज़रूर आपने कभी ना कभी फील किया होगा। तो विनेगर स्मेल इसमें आती है। अब इन गैसेस को देख के आप गैस कर सकते हैं कि किस एनायन से कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है। जैसे CO2 जो रिलीज़ होगी वो कार्बन बेस्ड एनायन से रिलीज़ होगी। अब कार्बन बेस्ड जो एनायन है आप समझ ही सकते हैं कौन सा हो सकता है, या तो वो कार्बोनेट हो सकता है या वो बाई कार्बोनेट हो सकता है। तो कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में जब हम एसिड को डालेंगे, डाइल्यूट एसिड को, तो यहाँ बन जाता है H2CO3। H2CO3 जो होता है वो होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हाई टेम्परेचर पर अनस्टेबल होगा तो उसमें से हम H2O को रिलीज़ कर देंगे। तो इस प्रोसेस में
यहाँ पे CO2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। सिमिलरली जो ये बाइकार्बोनेट आयन है इसमें भी H2CO3 बनेगा और सेम चीज़ होगी। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो इसमें क्लियरली हम समझ सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो सल्फाइड आयन की प्रेजेंस को ही कंफर्म करेगा। सल्फाइड आयन जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो H2S को फॉर्म करेगा। उसके अलावा बाकी जितने भी सल्फर से रिलेटेड एनायंस हैं वो सारे के सारे SO2 रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे SO3 2-, उसके अलावा अगर हम बात करें HSO3-, उसके अलावा अगर हम बात करें H2O3 तो ये सारे के सारे जो होते हैं SO2 को रिलीज़ करते हैं। सल्फेट का केस हम अलग से इसमें देखेंगे, है ना। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि जो 8 हैं उनमें से कई सारे अपन ने ऑलरेडी देख लिए। अब ये जो NO2 है, अगर इस पर्टिकुलर क्लास ए के इन 8 एनायंस में देखें तो यहाँ पे NO2- जो है वो इसको रिलीज़ कर सकता है, लेकिन नाइट्राइट आयन जैसे आप देख सकते हैं कि नाइट्राइट आयन हमारे सिलेबस में मैंशन नहीं है, तो एक्चुअल में इसके बारे में आप फोकस ना करें क्योंकि ये ब्राउन गैस नाइट्रेट से भी रिलीज़ होगी। ठीक है, तो आप समझ जाइए अगर NO2 निकल रहा है तो इसका मतलब वो नाइट्रेट को कंफर्म कर रहा है, ना कि नाइट्राइट को। नाइट्राइट का भी कंफर्मेशन है, लेकिन नाइट्राइट हमारे सिलेबस में कहीं पे मेंशन नहीं है, क्लियरली मेंशन है नाइट्रेट। तो आपको एकदम से पता लग जाएगा कि नाइट्रेट में ऐसा होगा, ना कि नाइट्राइट में। उसके अलावा ये जो CH3COH है ये भी बिल्कुल क्लियर है कि ये एसीटेट आयन से रिलीज होगी। तो देखिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो था, ऐसे केस में हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करके वॉलेटाइल प्रोडक्ट देने वाले ये 5 एनायंस हैं। इन 5 एनायंस में हमारे 3 तो हेलोजन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसके अलावा नाइट्रेट है, उसके अलावा ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है पर बाकी सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे HCl के वेपर्स आएंगे। HCl के जो वेपर्स होते हैं HCl यहाँ पे रिलीज़ होगा। HCl जो रिलीज़ होगा, हाँ HCl के पर जो रिलीज होंगे इसका जो ऑर्डर रहता है वो रहता है पंजेंट ऑर्डर, यानी काफ़ी तीखा ऑर्डर इसका होता है। उसके अलावा ब्रोमीन के अंदर जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालेंगे तो यहाँ पे Br2 गैस रिलीज होगी और उसका कलर याद रखना बहुत ही आसान है, इट इज़ ब्राउन कलर्ड गैस। और उसका कलर याद रखना इसके नाम से याद हो जाएगा, Br4 ब्रोमीन, Br4 ब्राउन। उसके अलावा इसकी खास बात यह है कि भाई जब MnO2 का एडिशन इसके अंदर करेंगे तो ऐसे केस में इसके फ्यूम्स की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसको NO2 से डिफरेंशिएट करती है। NO2 जो रिलीज होगा उस केस में जब हम क्या करेंगे, जैसे NO3- की बात करें, इसमें अगर हम H+ डालते हैं तो ऐसे केस में अगेन NO2 गैस रिलीज होती है और NO2 का कलर भी क्या होता है, ब्राउन होता है। दोनों का कलर ब्राउन अगर होगा तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं MnO2 का। MnO2 का जब यूज़ करेंगे तो ब्रोमीन के केस में इंटेंसिटी विल इंक्रीज, और अगर यहाँ पे NO2 की बात करें तो इसमें इंटेंसिटी फ्यूम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी विल नॉट इंक्रीज। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं ब्रोमीन एंड NO2 का, क्योंकि दोनों का कलर क्या होता है, सेम होता है। आयोडीन में जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालेंगे, ऐसे केस में I2 विल बी रिलीज्ड और I2 गैस जो रिलीज्ड होगी उसका कलर होगा दैट विल बी वॉयलेट, सो इट इज़ वॉयलेट इन कलर। उसके अलावा ऑक्जेलेट की रिएक्शन अगर हम करते हैं H+ के साथ तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड बनता है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उसका होता है। अब हाई टेम्परेचर में क्या होता है, यहाँ से हम H2O को निकाल सकते हैं और ये बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये रिलीज़ क्या होगा, CO2, और यहाँ से रिलीज़ क्या होगा, CO। तो यहाँ पे CO2 विल बी रिलीज, उसके अलावा CO भी यहाँ पे रिलीज़ होगी। CO2 जो होती है ये पॉइजनस होती है, इट इज़ हाईली पॉइजनस, और इसकी वजह से ह्यूमन जो है डेथ भी पॉसिबल होती है इसको अगर ज़्यादा इनहेल कर लिया जाए। उसके अलावा ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम जो होता है उसमें जब इसको बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम हमें मिलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो इसमें रिलीज हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जब हम सिंपल बात करते हैं कार्बोनेट आयन की तो कार्बोनेट आयन में भी CO2 निकलता है, बाइकार्बोनेट में भी CO2 निकलता है, पर इसमें CO भी निकलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है जो आपको क्वेश्चन में ज़रूर गिवन होगी। आइए बात करते हैं क्लास बी के एनायंस की। क्लास बी के एनायंस वो एनायंस हैं जो प्रेसिपिटेट या रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। ऐसे केस में प्रोडक्ट जो होते हैं वो नॉन गैसियस होते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सल्फेट की। सल्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने सिलेबस में मेंशन भी है। तो सल्फेट को पहचानना बहुत आसान है। बेरियम क्लोराइड इसके अंदर जब हम डालेंगे तो ऐसे केस में ये जो Ba2+ है ये SO4 के साथ कंबाइन करेगा और ऐसे केस में बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा विच इज़ वाइट इन कलर्ड। वाइट PPT ऑफ BaSO4 विल बी रिलीज्ड। उसके बाद हम बात करें अगर BO3 3- के बारे में, बोरेट के बारे में बात करें तो ऐसे केस में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं
इथेनॉल के साथ ETOH के साथ, और उसके अलावा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिवन होता है, ये आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद यहाँ पे बन जाता है BOET थ्राइस, और ये जो बनता है एक्चुअली इस प्रोसेस के दौरान ग्रीन एज की फ्लेम, ग्रीन एज्ड फ्लेम इज़ ऑब्जर्व्ड। ग्रीन एज फ्लेम बिल्कुल क्लियरली इसमें दिख जाएगा कि ग्रीन एज फ्लेम और किसी में आ ही नहीं रही, तो यहाँ पे बोरेट को इंडिकेशन मिल जाएगा। बाकी दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा हम बात करें अगर फॉस्फेट के बारे में, तो फॉस्फेट में हम क्या करते हैं, फॉस्फेट में हम डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, उसके अलावा हम डालते हैं NH4 ट्वाइस MOO4। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इट इज़ नोन एज अमोनियम, इट इज़ नोन एज अमोनियम मोलिब्डेट, इट इज़ नोन एज अमोनियम मोलिब्डेट। और ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ऐसे केस में इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका फॉर्मूला होता है NH4 थ्राइस PO4 12MOO3। ये जो होता है, ये जो कंपाउंड इसमें फाइनली बनता है, ये एक्चुअली इसका कलर होता है येलो, और ये स्पेशल येलो कलर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली कैनरी येलो, इट इज़ नोन एज कैनरी येलो। तो येलो PPT तो बहुत चीज़ें बनता है, लेकिन अगर कैनरी येलो आता है तो क्लियरली इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट आयन। आइए अब बात करते हैं उन एनायंस की जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगी। जहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी वहाँ पे कलर का चेंज ज़रूर ऑब्जर्व होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पर मैग्नेट आयन की बात करते हैं, MnO4- की बात करते हैं, तो ऐसे केस में जो कलर होता है वो क्या होता है, डार्क पिंक या पर्पल कलर यहाँ पे होता है। और जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है +2 में, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में +2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम पेल पिंक कलर बोल देते हैं, कि हल्का सा पिंक कलर या ऑलमोस्ट कलरलेस कई बार भी बोला जाता है। तो दोनों ही चीज़ें वर्क करती हैं। उसके अलावा अगर क्रोमियम की बात करें तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइक्रोमेट आयन है जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ऐसे केस में इसको ऑरेंज या रेड कलर दोनों में से कुछ भी लिखा होता है, कई बार रेडिश ऑरेंज भी लिखा होता है। और जब ये रिडॉक्स रिएक्शन में +3 में जाता है एसिडिक मीडियम में, तो ऐसे केस में कलर चेंजेस टू ग्रीन। तो अगर आपको बोला जाए कि भाई ऑरेंज कलर कंपाउंड था, फाइनली ग्रीन मिला क्रोमियम से रिलेटेड, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पहले डाइक्रोमेट आयन होगा। उसके अलावा अगर यहाँ पे CrO4 2- आयन हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कलर होता है येलो। और यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये जो एजेंट होता है सभी को पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर तो ये खुद क्या करेगा, रिड्यूस यानी +6 से +3 में जाएगा, एंड अगेन येलो कलर विल चेंज टू ग्रीन। सो गाइज इस वीडियो में हमने कई इंपॉर्टेंट बातें जानी कि भाई फोकस आपको करना है किसमें, नाइट्रेट में, क्लोराइड में, ब्रोमाइड में, आयोडाइड में, सल्फेट में एंड सल्फाइड में। कई सारी इन्वेस्टिगेशन मेन प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस हमने किया विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड जब हमने डाला तो ऐसे केस में कई सारी गैसेस रिलीज हो सकती हैं, इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या रिलीज़ होगा। अगर सिंपली CO2 रिलीज़ हो रहा है, CO2 के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर जो होता है उसकी टर्बिडिटी बढ़ा देता है, मिल्कीनेस बढ़ जाती है, तो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। SO2 की खास बात क्या होती है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आती है, सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, पंजेंट ऑर्डर होता है। तो ज़्यादातर जो सल्फर से रिलेटेड अपने एनायंस हैं वो SO2 गैस को रिलीज़ करते हैं। सल्फाइड से H2S रिलीज़ होता है। रोटन एग बिल्कुल इसका पेट ट्रेडमार्क है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा NO2 जब रिलीज़ होगा तो NO2- को इंडिकेट करेगा, पर NO2- हमारे सिलेबस में नहीं है। विनेगर का आपको पता लग ही गया है। फिर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl की बात की, जिसमें एक में HCl पंजेंट ऑर्डर उसका रिलीज़ हो रहा है। उसके अलावा ब्राउन गैस ब्रोमीन में भी है और NO2 में भी है, तो NO2 में भी है, तो हमने MnO2 का यूज़ इसमें किया, इंटेंसिटी को चेक किया, उसके बेसिस पे हमने बात की। फिर हमने ऑक्सिलेट को देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे जो एनायंस थे उनको हमने देखा, फिर हमने रिडॉक्स रिएक्शंस की बात भी की। तो गाइज़ आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। जैसे भी आपको हेल्प मिली, जैसे भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे पता लगे कि आप सब कैसा कर रहे हैं। ओके गाइज़, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।